यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो बड़ी से बड़े साम्राज्य को अकेले ही चुनौती दे सकता है, जो अकेले ही बहुत बड़ी सेना से लड़ने के लिए खड़ा होता है। एक ऐसा योद्धा जो कभी किसी से नहीं डरता है और जिसके आगे कोई योद्धा नहीं टिकता है। एक ऐसे महान योद्धा की यह कहानी है। तो आपके सामने प्रस्तुत है फिल्म ट्रॉय। जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि दो बहुत ही बड़ी सेनाएं आमने सामने हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे पे अटैक के लिए तैयार है, लेकिन तभी यहाँ पे दोनों सेनाओं के राजा आमने सामने आते हैं और बात करते हैं। तभी एक सेना का राजा बोलता है कि तुम हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो दुश्मन सेना उस पर अटैक करने आई होती है वह बोलती है कि हम तुम्हें जीतने आए हैं, आज का तुम्हें हमारी बात माननी होगी और हमारे कहने पर सारे युद्ध लड़ने होंगे और तुम हमारे लिए युद्ध भी लड़ोगे। तभी यहाँ पे जो सेना का राजा होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्यों लड़ूंगा, मेरे पास खुद तेरी सेना है जो तुम्हारी सेना को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। सेना का राजा बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने एक योद्धा को बुलाओ, हम अपने एक योद्धा को बुलाते हैं। इनमें से जो भी जीतेगा उसे सामने वाले का पूरा ऑर्डर मानना पड़ेगा और वह उसके लिए लड़ेगा। तभी दोनों आप एग्री हो जाते हैं और तभी यहाँ पे दुश्मन सेनापति जो रहता है वो एक नाम पुकारता है, एक्लीस। लेकिन वहाँ पे एक्लीस नहीं होता है। यहाँ पे एक बंदा जाता है और एक्लीस को लेके आता है और एक्लीस भी जो है युद्ध पे अगली आ जाता है। एक्लीस जो होता है बहुत ही वो मन का मालिक होता है, वह कूल बंदा होता है। उसकी जब इच्छा होती है तभी लड़ता है, जब उसकी इच्छा नहीं होती है तब वह नहीं लड़ता है। वह राजा गुस्से में बोलता है तुम कहाँ चले गए थे, लेकिन वह बोलता है कि मैं अपने काम से गया था। तभी यहाँ पे वह वापस जाने लगता है, लेकिन वह राजा उसको बोलता है कि तुम्हें युद्ध लड़ना होगा। एक्लीस जो है वो अपने मन की करता है, अब वह युद्ध लड़ने लगता है। तभी सामने एक बहुत ही खतरनाक सोल्जर होता है, लेकिन वह अकेले ही एक ही झटके में उस सोल्जर को खत्म कर देता है। और यह देख के सामने वाला जो राजा होता है वह बहुत ही डर जाता है और वह एक्लीस से बोलता है कि यह लो भाला और जाके अपने राजा को दे देना, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। तो वहाँ पे एक्लीस बोलते हैं कि मेरा कोई राजा आजा नहीं है और वह यहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होते हैं और दिखाया जाता है ट्रॉय किंगडम को। ट्रॉय किंगडम भी बहुत ही शक्तिशाली होता है, उसका भी एक राजा होता है और राजा के दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा होता है हेक्टर और छोटा बेटा होता है पेरिस। ट्रॉय की जो है एक दूसरे किंगडम के साथ बहुत लड़ाई चल रही होती है और अब वह सुलह करना चाहते हैं और सुलह करने के लिए जो है ट्रॉय के दोनों बेटे उस राजा के पास जाते हैं। उस राजा के पास जब ये जाते हैं तो राजा जो है उनका बहुत सम्मान करता है, इन्हें खाने पीने के लिए देता है, इन्हें बहुत ही अच्छा सम्मान देता है इन्हें। अब यहाँ पे दोनों राज्य के लोग बात कर रहे होते हैं। तभी जो पेरिस की नज़र है राजा की रानी पे जाती है और रानी जो होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। उसका नाम होता है हेलन। हेलन को देखते ही पेरिस का दिल जो है वो धड़कने लगता है और उसे उससे प्यार हो जाता है और वह चुपचाप उस रानी को भी अपने साथ ले आता है। अब यह नदी पे जा रहे होते हैं, तभी जहाज पे बोलता है अपने भाई से कि मैं रानी को ले आया हूँ। हेक्टर को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। जैसे ही हेक्टर को यह पता चलता है तो बहुत ही गुस्सा होता है। वह उससे कहता है कि अब भी हम सुलह करके आए हैं और तुमने एक नई लड़ाई को शुरू कर दिया है। अगर हम रानी को नहीं देंगे तो वह किंगडम पे हम पे फिर अटैक करेगा और वापस लड़ाई ये फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन तभी पेरिस बोलता है कि अगर आप इसको छोड़ के आओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा और मैं भी वहीं रहूंगा। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उस राजा को पता चल गया कि उसकी रानी चली गई और वह बहुत ही गुस्सा होता है कि वो बोलता है कि यह कैसा समझौता होगा, इनने तो हमारी इज्जत पे ही हाथ डाल दिया। अब वहीं पे यह अपने भाई के पास जाता है। भाई जो होता है वो एक्लीस का राजा होता है और वह उससे बोलता है कि इन्होंने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है, हमें सबक सिखाना ही होगा। और उसका भाई भी यही चाहता था क्योंकि वह भी जो है ट्रॉय पे बहुत सालों से हमला करने की सोच रहा था और अब उसे मौका मिल गया। वह बोलता है कि हम यहाँ चलेंगे। तभी उनका एक सलाहकार बोलता है कि हमें एक्लीस को ले जाना पड़ेगा, लेकिन वो उनका राजा बोलता है कि एक्लीस बहुत ही घमंडी है, वह अपने मन की करता है, वो हमारे साथ नहीं चलेगा। सलाहकार बोलते हैं कि उसके बिना हम यह युद्ध नहीं जीत पाएंगे और हमें उसे ले जाना ही पड़ेगा। तभी राजा एक बंदे को भेजता है एक्लीस से बात करने के लिए। तभी वहाँ पे वह बंदा आकर उससे मिलता है, उसको बोलता है युद्ध में चलने के लिए, लेकिन वो साफ मना कर देता है। लेकिन तभी उसका दोस्त उससे बोलता है कि यार ये युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं है, बहुत ही बड़ा युद्ध होता है। अब एक्लीस जो अपनी माँ के पास जाता है उसकी माँ से बोलता है, बात आता है उसको सब। उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम चाहते हो तुम्हारा नाम सदियों तक रहे तो तुम्हें इस युद्ध में जाना चाहिए क्योंकि ये युद्ध जो अब तक का सबसे बड़ा युद्ध होगा। और एक्लीस मान जाता है और वह इस युद्ध के लिए चला जाता है। वहीं पर दूसरी दिखाया जाता है जो ट्रॉय के राजा होते हैं वह दोनों अपने यहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे आने के बाद उनका बहुत स्वागत होता है और उस रानी का भी स्वागत होता है जो उसको लेके आया हो। तभी हेक्टर जो है अपने पिता के पास जाता है और उनसे कहता है कि पिता अब हमें इनको लड़की को तो ले आए, लेकिन इसके बाद बहुत ही बड़ा युद्ध होगा क्योंकि इसका जो राजा है वह नहीं मानेगा और बहुत बड़ी फौज लेके हम पे अटैक करेगा। तभी राजा कहता है कि बेटा घबराओ मत, ट्रॉय पे आज तक कोई नहीं जीत पाया, इनकी दीवारें इतनी बड़ी है कि इन्हें आज तक कोई नहीं भेद पाया, जो भी यहाँ पे आएगा हारेगा, तुम बिल्कुल चिंता मत लो। लेकिन हेक्टर जो है अभी बहुत चिंतित है क्योंकि वो जानता है कि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे दिया है और यह सब आएंगे तो एक बहुत ही विशाल युद्ध होगा जो अब तक का सबसे बड़ा युद्ध होगा। यहाँ पे ट्रॉय की सेना जो है वो युद्ध की तैयारी कर रही होती है क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है। वहीं पर एक्लीस और एक्लीस के राजा और भी आ रहे होते हैं, समुद्र के रास्ते से आ रहे होते हैं। समुद्र में बहुत सारी जहाजें इनकी होती है और इन जहाज़ों के आगे जो होती है वो एक्लीस की जहाज होती है। एक्लीस की जहाज को देख के राजा बोलते हैं अब क्यों आ गया, इसने तो युद्ध के लिए मारने से मना कर दिया था। तभी यहाँ पे एक्लीस की जहाज पहले नीचे उतरती है, वो उन सभी लोगों को मार देती है जो वहाँ पे खड़े होते हैं और उस जगह को भी लूट लेती है और उन सबको लूट के अपना सामान अंदर ले जाते हैं वो लोग। तभी यहाँ पे एक्लीस का राजा बोलता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, यही आगे हो जाता है और सबको इसको ही वाहवाही करते हैं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब यहाँ पे यह पूरी सेनाएं जो है नीचे उतरती है, अपना पूरा सामान उतारती है, यहाँ पे सब जगह टेंट वगैरह लगाती है।
तभी वहाँ पे एक टेंट में एक लड़की होती है जो इन्होंने मंदिर से लूटी होती है, उसके पास जो है एक्लिस जाता है, उससे बातें करता है। अब यहाँ पे एक्लिस जो है उस लड़की से बात कर ही रहा होता है तो वो समझ जाता है कि यह जो हेक्टर की कजन है और यह बहुत ही शाही खानदान से, वो इसके साथ इज्जत से पेश आता है, इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करता है। तभी वो अपने राजा के पास जाता है। राजा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारे युद्ध जीतते हो तो लोग तुम्हें याद रखते हैं? नहीं, लोग मुझे ही याद रखेंगे क्योंकि यह राज्य मेरा है और मैं ही इस राजा का राजा हूँ, इसलिए लोग मुझे ही याद रखेंगे, तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। और वैसे भी तुम तो लुटेरे हो, तुमने सामान लूट लिया। तब एक्लिस बोलते हैं कोई बात नहीं, जो मैंने लूटा है वो सब तुम मेरे तरफ से तोहफा रख लो। तभी उसका राजा कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपना तोहफा पहले ही रख लिया है। और वह उस लड़की को बुलाता है, उस लड़की को बहुत ही बेदर्दी से लेके आता है। और यह देख के जो है एक्लिस को बहुत गुस्सा आता है। वह सबसे बोलता है कि इसे छोड़ दो, और गुस्से में बोलता है कि इसको छोड़ दो, अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी यहाँ पे लड़की गुस्से में बोलती है कि रहने दो, मेरे कारण कोई और कुछ मत करो और ना ही आपस में मरो। तो यह सुन के एक्लिस जो चुप हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। अब जहाँ दिखाया जाता है कि एक्लिस जो है चुपचाप जाके एक जगह बैठा होता है। तभी उसके सिपाही आते हैं, बोलते हैं कि हमें युद्ध के लिए चलना चाहिए। एक्लिस बोलता है कि रहने दो, हम कोई युद्ध के लिए नहीं जा रहे, और वह और उसके सैनिक युद्ध के लिए नहीं जाते हैं। अब दो विशाल सेनाएं आमने सामने होती हैं, ये दोनों बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बड़ी सेनाएं होती हैं। तभी यहाँ पे दोनों राजाएं आमने सामने आते और बात करते हैं। जो एक्लिस का राजा का भाई होता है वह बोलता है कि तुम्हारे छोटे भाई ने मेरी बीवी को लेके आया है, इसलिए यह लड़ाई हम दोनों के बीच होने दो। हम में से जो भी जीतेगा उनमें से उसको सामने वाले की बात माननी होगी, और जो जीत जाएगा और जो हार जाएगा इसका फैसला हम दोनों के आपस में ही लड़ाई में होगा। यहाँ पे एक्लिस का राजा बोलता है कि यार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो इनके राज्य पे कब्जा करना है। लेकिन उसका भाई उससे बोलते कोई बात नहीं, मैं इसके भाई को खत्म कर दूंगा और मैं तुम इस पर आक्रमण कर देना। अब दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे जो होता है हेक्टर का भाई कमजोर पड़ जाता है और वो हारने ही वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो हारने वाला होता है तो हेक्टर आ जाता है। हेक्टर जो होता है उस राजा को मार देता है और यह देख के दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई होती है। यहाँ पे लेकिन एक्लिस नहीं आया और ना ही एक्लिस की सेना आई है, इसलिए एक्लिस की जो राजा होती है उसकी ताकत बहुत कम हो जाती है और वह हारने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब इनके सैनिक बहुत घायल होते हैं, इसलिए वहां सब पीछे हटना पड़ता है। और यहाँ पे जो होता है एक्लिस के राजा की सेना अभी हार चुकी होती है। यहाँ पर हेक्टर की कजन होती है, वो उसके साथ यहाँ बहुत से सैनिक बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी यह देख के एक्लिस को बहुत गुस्सा आता है और वह उनके पास आता है, उसको बचाता है और उन सैनिकों को भी मार देता है। अब वह जो है उस लड़की को लेके अपने रूम में आ जाता है, अपने खेमे में आ जाता है। अब यहाँ पे एक्लिस और वह लड़की सो रही होती है। तभी रात होती है, तो लेकिन रात में वह लड़की उठती है और एक्लिस को मारने ही वाली होती है। और एक्लिस कहता है कि तुम मुझे मार दो। तभी वह लड़की कहती है अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम कल फिर उठ के मेरे सैनिकों को मारोगे। और एक्लिस बोलता है कि हाँ ये बात सच है। लेकिन वह लड़की उसको नहीं मारती, दोनों के बीच एक संबंध बन जाता है। दूसरी ओर टॉय के जो राजा होते हैं वह बोलते हैं कि हम उन पर रात में अटैक करेंगे, लेकिन हेक्टर इसके लिए मना कर देते, कहते हैं ये बहुत गलत है यार, हम रात में अटैक नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है। लेकिन टॉय के राजा नहीं मानते और उन पर रात पे ही अटैक कर देते। अब वह रात पे उन सब पे अटैक करने के लिए भगते हैं और उनके सैनिक जो होते हैं वह उन पर सब में मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक एक करके एक्लिस की सेना जो है हारने लगती है। तभी वहाँ पे एक्लिस का एक रिश्तेदार होता है जो बिल्कुल एक्लिस की तरह दिखता है। वह एक्लिस से बोलता है मैं लड़ाई में शामिल होना चाहिए। एक्लिस नहीं जाता है, वह एक्लिस के कवच और कपड़े पहन के खुद ही चला जाता है। उसको देख के सारी सेनाओं में उत्साह हो जाता है, सबको लगता है कि एक्लिस आ गया। अब वह आगे जाते हैं और सब सेना उसके पीछे आती है, वह एक एक करके सबको मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे हेक्टर जो होता है वह एक्लिस के रिश्तेदार को मार देता है और जब वह उसका मुकुट निकालता है तब वह देखता है कि यह जो है वो एक्लिस नहीं है बल्कि एक्लिस का रिश्तेदार है। अब यह बात एक्लिस को पता चलती है और जब यह बात एक्लिस को पता चलती है तो यह बात सुन के बहुत ही गुस्सा होता है। अब अपने भाई का अंतिम संस्कार करता है और अंतिम संस्कार करने के बाद वह अकेले ही अगले दिन जो है उस राजा के पास जाता है और ट्रॉय की जो दीवार है उसके पास खड़ा होता है और उनको चिल्लाता है कि हेक्टर तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे लड़ना है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा। तभी वहाँ पे हेक्टर बाहर आता है और वह उससे लड़ता है। यहाँ पे दोनों ही बहुत अच्छे सोल्जर होते हैं, दोनों काफी देर तक लड़ते हैं। हेक्टर जो है बहुत ही ताकतवर सोल्जर होता है पर बहुत देर तक लड़ता रहता है, लेकिन आखिरी में जो है एक्लिस हेक्टर को मार देता है। हेक्टर को मारने के बाद वह उसकी लाश को अपने साथ घसीटते हुए ले आता है और लाके अपने खेमे में रख लेता है। तभी यहाँ पे रात में उसका पिता आता है, हेक्टर का पिता बोलता है, तभी हेक्टर का पिता आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरे बेटे की लाश दे दो ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार अच्छे से कर सकूँ। हेक्टर जो होता है वह खत्म हो चुका होता है, कम से कम मैं उसका अंतिम संस्कार तो अच्छे से कर लूँ। एक्लिस मान जाता है, उसको दे देता है। एक्लिस कहता है कि आप बहुत अच्छे राजा हो, मैं 13 दिन तक आपको शोक मनाने का मौका दूंगा और 13वें दिन के बाद मैं अटैक करूंगा। अब यहाँ से वह उसको लेकर चले जाते हैं और हेक्टर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तभी 13 दिन तक वह इंतजार करते हैं। अब 13 दिन के बाद जो है उनकी सेना वापस आती है। ट्रॉय की सेना देखती है कि यहाँ पे जो है ना एक्लिस है ना ही एक्लिस के कोई सैनिक है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे यह सब डर के भाग गए हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत से सैनिक मरे भी डले होते हैं तो उनको लगता है कोई बीमारी थी जिसके कारण वह मर के चले गए। और यहाँ पे एक लकड़ी का हाथी होता है, यह सोचते हैं कि वह लकड़ी का हाथी जो है उन्होंने हमारे लिए बना के रखा है, क्योंकि हाथी को यह बहुत मानते हैं, हाथी इनके देवता भी होते हैं। यह हाथी को लेकर उस महल के अंदर ले आते हैं और महल के अंदर लाने के बाद यह उसको रख देते हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि उस हाथी के अंदर बहुत सारे लोग हैं
और एक्लिस भी उसके अंदर ही है। जैसे ही रात में मौका मिलता है तो एक्लिस वहाँ से बाहर निकलता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वह उस गेट के दरवाजे खोल देता है जहाँ पे एक्लिस का राजा होता है। अब यहाँ पे एक्लिस के राजा की सेना भी इस घर के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद यहाँ पे तबाही मचा देती है और यहाँ पे इनके सैनिकों को मारने लगती है, एक एक करके इन सबके सैनिक को मारने लगती है। और वहीं पे टॉय का जो राजा होता है उसको भी वहाँ का जो है राजा मार देता है। एक्लिस का राजा टॉय के राजा को खत्म कर देता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक सब बनने लगते हैं। एक्लिस का जो राजा होता है उसी लड़की को पकड़ता है, जो लड़की जो पहले उसने पकड़ी थी, और उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रही होता है तो वह लड़की जो एक तलवार निकालती है सीधे उसे गले मार देती है। एक्लिस का राजा भी यहाँ पे मर जाता है। अब यहाँ पे एक्लिस जो होता है, एक्लिस जो है वो एक एक करके सबको मारने लगता है। तभी यहाँ पे पेरिस आता है और पेरिस के हाथों में भी एक तीर होता है और कमान होती है। वह तीर कमान से एक्लिस पे निशाना मारता है, वो उसके पैर में मार देता है। यहीं पे उसकी जो कज़न होती है वो मना करती है, लेकिन एक्लिस को मारने के लिए पेरिस जो है वो मारते ही रहता है और वो एक एक करके उसके सारे शरीर में तीर गोद देता है। अब यहाँ पे जो है एक्लिस जो है उसकी मौत हो जाती है और यहीं पे एक्लिस के सैनिक होते हैं उसकी बॉडी को लेके आते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ उस बॉडी को अंतिम संस्कार करते हैं। और यहीं पे पिक्चर की बहुत ही सैड एंडिंग होती है। तो दोस्तों ये पिक्चर कैसी लगी आपको हमको प्लीज़ लाइक करें, सब कमेंट करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मूवी हम आपके लिए और लाते रहें। धन्यवाद।